सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। थोड़ा मैं आराम से बोलूंगा, तुम्हें पता ही मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। सो इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, पता है ना तुम्हें, है ना। एक एक रहस्य को रिवील करेंगे आज हम। गुरुत्व आकर्षण पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन है क्या? दुनिया में ना हर एक दूसरे की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तुमने फील भी है क्या वो नॉर्मल लाइफ में ना, वो रियलिटी में ग्रेविटेशन है। तुम्हें लगता है मन का प्यार व्यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में ग्रेविटेशन है। फॉर एग्जाम्पल इस मोबाइल को इससे प्यार है ना, ये इसके पास जाना चाहता है बट जाते हुए दिख नहीं रहा ना, समाज के डर से। अच्छा चलो ठीक है, होगी बातें, सीरियल बात पे आते हैं। तो भैया क्या होता है, दुनिया में हर जगह एक फोर्स है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जहां मास एग्जिस्ट करता है वहां ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है। बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। लेकिन ये फोर्स दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां खड़ा हूं, रियलिटी में ये मेरे सामने एक चेयर रखी है, ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूं। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा चुका हूं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट दिख क्यों नहीं रहा, क्यों ये चेयर मेरी तरफ नहीं आ रही, क्यों मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, रीजन क्या है? तो रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स एक बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, बहुत ज्यादा कमजोर फोर्स है। कमजोर वीक का मतलब कि ये फोर्स तभी दिखाई देगी, यानी ये फोर्स तभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है जब बहुत बड़े बड़े मासेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स तुम देख सकते हो। अर्थ और एक सैटेलाइट के बीच में तुम ग्रेविटेशन फोर्स देख सकते हो। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूम पा रही है, ठीक है। यहां पे एक नई फोर्स आ जाती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर वो अभी हमें नहीं पढ़नी। होता क्या है, एग्जांपल लो, एक धागा लो, उस धागे से एक पत्थर बांधो और ऐसे घुमाओ। तुम फील करोगे लगातार उससे तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, देखो अपनी तरफ लगातार खींच रहे होते हो, बट वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आता, गोल घूमता है, ठीक है। वहां पे एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इंट्रोड्यूस ही ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। एक और चीज दूसरी क्या, सन और अर्थ के बीच देखोगे, अर्थ लगातार सन के चक्कर लगा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। सन ने उसे पकड़ के रखा है, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स से। तो ग्रेविटेशन फोर्स तुम्हें तभी दिखाई देगी जब बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज या बड़ी बड़ी चीजें होंगी, बहुत हेवियर मासेस होंगे, तभी ग्रेविटेशन फोर्स दिखाई देगी। तो सबसे पहले इसके बारे में किन्होंने बताया था, हमारे न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा ने बोला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने बोला ऑल ऑब्जेक्ट विद मास अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है ग्रेविटेशन फोर्स, यही तो मतलब है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज, अब देखो यहां पे फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं तुम्हें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। लेट्स से एक मास ये है m1, एक मास ये है m2, ठीक है। इनके सेंटर से लेके एक दूसरे के सेंटर के बीच की दूरी लेट्स से x है। कहीं कहीं r लिखी मिलेगी, कहीं कहीं d लिखी मिलेगी, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। बहुत बच्चों को बड़े जी और छोटे जी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, सर बड़ा जी क्या है, छोटा जी क्या है। आज वो भी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ये है, वो ग्रेविटेशन फोर्स, ध्यान रखना ये कोई अलग फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देख रहे हो, तुम्हें सो फॉर्मूला पता चल जाए, तुम्हें ये लिखा मिल जाए कि डेफिनेशन खुद से नहीं बना सकते। खैर यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, तुम देखना चाहो तो इसे लिख लेना, ठीक है। तो देखो जरा, तो यहां से तुम्हारा फोर्स का एक फॉर्मूला बना नहीं बना, बताओ। जैसे ही तुम प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे यहां पे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहां पे क्या आएगा, कैपिटल जी। क्यों? और इस कांस्टेंट का एक नाम रखा गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट है? देखो कांस्टेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, पता है ना। कुछ कांस्टेंट डिपेंड करते हैं जगह पर, है ना, सरफेस पर, बहुत अलग अलग है ना। ये कांस्टेंट को यूनिवर्सल क्यों बोला गया? यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ये कांस्टेंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इसकी वैल्यू लिख लो, यहां लिख देता हूं 6.67 इंटू 10 की पावर, कौन बताएगा, देखते हैं। 6 चलो इसकी मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ 10 की पावर माइनस कितनी, है ना। लिख दूंगा मैं तुरंत ही, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग इसकी कमेंट में आंसर दो, ठीक है। मैं फिर किसी क्वेश्चन में करा दूंगा, अभी एक क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। माइनस, चलो अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला। यहां पे जो जी कहलाया, ये जी क्या कहलाया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाया जी, है ना। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये जस्ट एक कांस्टेंट है, सिंपल। और कांस्टेंट कैसे आते हैं वो सब मैं बता चुका हूं, मैं ये नहीं बताने बैठूंगा कि कांस्टेंट कैसा है ना। एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, कुछ कमी पेशी रहती है वो तुम्हारा कांस्टेंट डाल देते हैं। हमने अलग अलग जगह एक्सपेरिमेंट करके देखा, हर जगह कुछ ना कुछ सेम कमी आई, उसको हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है।
एक तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते जुकाम की वजह से सांस चढ़ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो फोर्स, अच्छा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सन है, लेट्स से सन के चारों तरफ देखो ये अर्थ का मोशन ऑब्जर्व करते हैं ना। जब अर्थ दूर है तो देखो धीरे चल रही है ना, बहुत धीरे हो गई यहाँ पे देखो, बहुत धीरे, फिर धीरे धीरे देखो तुम ऑब्जर्व करो तेज होती जा रही स्पीड, और यहां पाते देखो कितनी तेज हुई है। क्यों हुआ? अब ये भी फॉर्मूला लिख पाया, फोर्स इज इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन, अब तुम सोचोगे सर अर्थ तो घूम रही है, आपने तो बोला फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब सन अर्थ को घुमा सकता है, अर्थ सन को क्यों नहीं घुमा पा रही? क्वेश्चन तो सही है। अरे सन ने अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाई, अर्थ भी तो सन के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही होगी, तो सन क्यों नहीं घूम रहा? तो ये डिपेंड करता है, तुम्हारा मास देखना है। सन का मास अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत 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 बड़ा है। तो मैं जब मैंने थर्ड लॉ पढ़ाया था तो मैं समझाई थी एक चीज कि किसका ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, जितना पास उतना ज्यादा तेज। तो देखो अगर एक्स को कम कर दूंगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो तेज घूमेगा। ठीक है, यहां से शुरू होते तुम्हारे केपलर्स बाबा के प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ है ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि प्लैनेट का मोशन किन्होंने समझाया? केपलर्स बाबा ने। ये एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी हेडिंग दी हुई है, स्कूल में बहुत कम पूछी जाती, बताई जाती है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया होता है। जो बच्चे आगे हाई लेवल पढ़ेंगे उन्हें पता होनी चाहिए ना। तो पहला ही लॉ क्या था? पहले लॉ में उन्होंने बोला प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला क्या था? इस सरफेस, इस शेप को एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्स। तो इस रास्ते को बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? इस लॉ का एक अलग नाम भी था, पहले लॉ का अलग नाम भी था, क्या? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या नाम था इस लॉ का? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बताया केपलर बाबा ने? कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, अगला लॉ ध्यान से सुनो, अगला क्या भी है? तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा यहां पर डायरेक्ट ना, इस एरिया को ऑब्जर्व करना बस। प्लैनेट यहां से यहां गया, हो गया, ये वाला एरिया कवर हुआ, इसको A1 बोल देता हूं। यहां आ जाओ, यहां ऑब्जर्व करो, एक ये एरिया A2। लेट्स से यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कम दिख रहा है ना ये, और ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। ये डिस्टेंस इसने कवर किया मान लो 16 घंटे में। कितने? एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ना, ये डिस्टेंस भी 16 घंटे में कवर किया। कह रहे हो सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? सर यहां 16 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कम किया। हाँ, क्योंकि यहां पास था, यहां स्पीड तेज थी, इसलिए डिस्टेंस है ना। तो इन्होंने सेकेंड लॉ क्या बोला? इन्होंने बोला सेकेंड लॉ में एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब, या फिर इसको एक और तरीके से समझते, पता क्या? प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 16 घंटे में ये जो एरिया है ना, ट्रेस किया ना इसने, 16 घंटे में ये एरिया भी सेम था। अब तुम देख भी सकते हो, यहां स्पीड स्लो थी तो डिस्टेंस कम है, यहां स्पीड ज्यादा थी तो डिस्टेंस, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाता है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर तुम टाइम इक्वल ले रहे हो तो A1 और A2 दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी को एक तरह से और बताया जाता है जब तुम हायर क्लास में पढ़ते हो कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस DA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, रहने देना DA/dt वाली को। ये था तुम्हारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरिया। थर्ड, इन्होंने बोला लेट्स से इस प्लेनेट को चक्कर लगाने में लगे टाइम 1 लगा, और इस प्लेनेट को चक्कर लगाने में लगा टाइम 2। इन्होंने बोला इस टाइम का ना स्क्वायर कर दो दोनों का, और ये स्क्वायर हमेशा, लेट्स से इसका यहां डिस्टेंस x है, यहां पे x1 है, यहां x2 है। ये प्लेनेट जब यहां पहुंच गया डिस्टेंस x3 हो गया, यहां पहुंचा तो x4 हो गया। इन सब का एवरेज इसने बोला R1 ले लो। ठीक है, ऐसे यहां ले लो R2, इस प्लेनेट के लिए R2 ले लो। कहता है इनका क्यूब, ये लॉ दिया इन्होंने। इन्होंने बोला टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दो, कितना टाइम पीरियड लगा इसे घूमने में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस। ये खैर ये थोड़ा लो ज्यादा हार्ड है, ये 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, 12th 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस की डिवाइड कर दोगे तो यहां से फॉर्मूला जो आता है वो याद रखना बस। वो भी खैर स्कूल में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे टेंशन मत लेना ना, बस पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब इंपॉर्टेंट बात, अर्थ मून सिस्टम याद रख लेना, मास ऑफ मून याद रख लेना, मास ऑफ अर्थ याद रख लेना, इसको 6 ले लेना ना, 6
6 इंटू 10⁻24, इस रेडियस को 6400 ले लेना, एवरेज ले लेते हैं ना। चलो ये क्या चीज है समझते हैं। तुमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। ये पंख और ये भारी सा मास दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं। पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया वैक्यूम के अंदर, यहां वैक्यूम है एक्चुअल में, वैक्यूम पता है ना, पता है ना वैक्यूम, यहां हवा नहीं है, हवा इज एब्सेंट, ठीक है। यहां वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया गया। चलो देखते हैं। मान लो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, अर्थ है बहुत बड़ी, ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी है r, ठीक है, रेडियस है अर्थ की, दिखा देता हूं 6400, इतनी है अर्थ की रेडियस, है ना। मैं इस पेन को है छोड़ दूं, इस पेन को है छोड़ दूं, ये पेन कितना ऊपर है यहां से, मुश्किल से 1 मीटर 1 मीटर यहां पे, यहां से छोड़ा मैंने। मुझे बताओ 1 मीटर को इसमें ऐड कर दूं कितना फर्क आएगा, ना के बराबर, है ना। मैं पेन को मान रहा हूं ऑब्जेक्ट 1 m1, पेन को मान रहा हूं छोटा m, चलो ये पेन है ना, और अर्थ को मैं मान रहा हूं बड़ा m। मुझे बताओ पेन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस, पेन के सेंटर में और अर्थ के सेंटर में कितना डिस्टेंस है, दिस प्लस दिस। अरे ये वाला डिस्टेंस यहां से अर्थ का तो देखो यही हो गया 6400 किलोमीटर है ना, ये 6400,000 मीटर, और पेन तक का डिस्टेंस, क्योंकि पेन जस्ट 1 मीटर ऊपर है ना अर्थ सरफेस से, कितना डिस्टेंस हुआ, ना के बराबर। तो क्या मैं इसको अप्रोक्स आर ही लिख दूं वापस से, क्या मैं इस टोटल डिस्टेंस को अप्रोक्स आर ही लिख दूं, यानी अर्थ की रेडियस लिख दूं। चलो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। जी m1 कौन है, अर्थ, m2 कौन है, पेन, अपॉन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, जितनी अर्थ की रेडियस, ठीक है। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है, F इक्वल्स टू एम ए। मुझे बताओ यहां पेन को नीचे कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है। क्या वही पेन का वेट भी कहलाता है, पढ़ाया था तुम्हें, वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहां मास किसका, पेन का मास। पेन का एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया था, छोटा जी, वही तो एक्सेलरेशन है पेन का। यहां इस पेन को छोड़ दो, नीचे जाता है ना 9.8 से जी। मुझे बताओ ये फोर्स क्या काम कर रही है, क्या ये फोर्स पेन को नीचे लेके जा रही है, क्या ये भी फोर्स वही है एक्चुअल में। रियलिटी में फॉर्मूलेज अलग अलग है, ऐसे मानो 2 इंटू 2 4 इंटू 1, सेम ही तो बात है। मैं कहीं लिख दूं 2 इंटू 2 और कहीं लिख दूं 4 इंटू 1, क्या दोनों सेम बात है, तो यही तो है। अरे एक्चुअल में दोनों सेम ही फोर्सेज हैं, बस इनके अलग अलग फॉर्मूले से इन्हें दिखाया गया। तो क्या मैं इन दोनों साइड को इक्वेट कर दूं, mg इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर, इसको इक्वेट कर दूं, क्या छोटे m से छोटा m काट दूं, छोटे g की वैल्यू आ गई। ये छोटा g और बड़े g में डिफरेंस पता चला, छोटा g कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोटा g क्या कहलाया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा g क्या कहलाया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू कैपिटल G भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो छोटा वाला g किसी चीज पे डिपेंड करेगा, इस पेन पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, इस पे डिपेंड। यानी तुम कोई सा भी मास उठा लो, छोटा g यानी 9, छोटे g की वैल्यू इससे सॉल्व करके निकालोगे तो छोटे g की वैल्यू आई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला जो भी तुम दिखाया था, तुम देख रहे हो छोटा, ये नीचे क्यों जा रहे हैं, छोटे g की वजह से। तो छोटा g दोनों के लिए सेम है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट साथ में नीचे जाने चाहिए, ये रियलिटी है। बट मैं यहां छोड़ूंगा ना, अभी एक पेपर को छोड़ दूं और एक पत्थर को छोड़ दूं, तो पेपर धीरे धीरे झूलता हुआ जाएगा, क्योंकि यहां पे हवा प्रेजेंट है। हवा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाती है, याद रखना। वैक्यूम में बिल्कुल सही बात है, छोटे जी किसी पे डिपेंड नहीं करता, छोटा जी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। बट इन रियल लाइफ हवा रहती है, तो हवा हल्के ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर फोर्स लगा देती है ज्यादा, तो वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। समझ में आई छोटे जी की बात। चलो आ जाओ, मास और वेट। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर जिससे ऑब्जेक्ट बना है, मॉलिक्यूल्स से, जो ना, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। वेट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, पढ़ा चुका हूं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट क्या है तुम्हारा, F इक्वल्स टू mg, यही तो वेट है। अगर मैं g जीरो कर दूं, स्पेस में जाओगे ना तो g की वैल्यू जीरो है, स्पेस में थोड़ी ना अर्थ की अट्रैक्शन है। स्पेस में तुम चले जाओ, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, तो वेट कितना हो गया, जीरो। तुमने सुना भी होगा वेटलेस फील करते हैं स्पेस में, है ना, फ्लोट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स।
मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट की डायरेक्शन होती है, अर्थ लगा रही है फोर्स तो टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। और मत याद रखना बस, चलो इसे याद रख सकते हो। बीम बैलेंस पे मेजर किया जाता है, इसे स्प्रिंग बैलेंस पे मेजर किया जाता है, ये वो होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि वेट तो एक फोर्स है। लास्ट वाला पॉइंट रहने देना, देख लो मैं पढ़ा चुका हूं, ये मैंने जी वाला फॉर्मूला अभी भी पढ़ा, देख लो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहां ये सब पॉइंट को पढ़ो। रियलिटी में शेप ऑफ अर्थ इज नॉट स्फेयर, एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है अर्थ की सरफेस, पता है ना, अर्थ एक एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, अर्थ थोड़ा सा ना चपटा है इस तरह से। तो तुम देखोगे ये सेंटर है अर्थ का, मान लो है ना, अंदर सेंटर है। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, जी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं होती, जी की वैल्यू डिपेंड करती है अर्थ के सेंटर से कोई चीज कितना दूर है, समझ रहे हो, अर्थ के सेंटर से कोई चीज कितना दूर है। अच्छा तुम्हें एक चीज बताता हूं, अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर पढ़ाया। ये फॉर्मूला किन के लिए बताता हूं, जो चीजें सिर्फ अर्थ के सरफेस के आसपास हैं। तुम अर्थ से बहुत ऊपर चले जाओ, स्काई डाइविंग करते हैं लोग, बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो जो बंदा अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर है उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला दिखाता हूं, ये है। जब तुम अर्थ पे बहुत ऊपर चले जाओगे तो ये फॉर्मूला वैलिड है। डेरिवेशन वगैरह ये सब तुम्हें फाउंडेशन वाले कोर्स यानी 12th 11th वाली चीज में कराई जाएंगी, हाँ नहीं, ये 9th में नहीं है एक्चुअल में ना। ये है डेप्थ, अगर तुम अर्थ के अंदर चले जाओ तो इससे इन दोनों फॉर्मूले से ही प्रूव हुआ कि अगर तुम अर्थ के अंदर जाओगे, मान लो यहां चले गए, अर्थ का सेंटर ही है, अर्थ के अंदर जाओगे तो भी तुम्हारा जी डेप्थ बोल देते सर, जी डेप्थ, ये कम होगा तुम्हारे जी से, यानी कि यहां तुम्हारा 9.8 से कम होगा। तुम सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट फोर्स लगाएगा तुम्हारे ऊपर, ये बाहर वाला पार्ट नहीं लगाएगा फोर्स, ठीक है। सुनो आगे, इसी तरह तुम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाओ कहीं यहां, तो देखो सेंटर से कितना दूर हो गए, तो जी एट हाइट भी कम होता है तुम्हारा छोटे जी से। तो इससे यह पता चला कि अर्थ पर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है अर्थ की सरफेस पर, उसका एक ग्राफ है। सेंटर से आगे बढ़े, बढ़ते 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 यहां मैक्सिमम है, ये सरफेस है, जी एट सरफेस, ठीक है, याद रखोगे, देख लो। तो इसी तरह पोल और इक्वेटर पे ये लाइन याद रख लेना, पूछी जाती है, ठीक है। हाँ बस यही था तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर। हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन तो होता क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी अलग अलग है। बस कुछ मत करना, एस की जगह एच लिख देना, ए की जगह जी लिख देना, बाकी सब सेम है, ठीक है, ठीक है, बस इतना। अगर तुम और तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप देखना, फॉर एग्जांपल तुमने कोई बॉल ऊपर फेंकी, बॉल यहां से यहां चली गई है ना, बॉल का डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इसको हाइट बोल देते हैं, ठीक है। अगर तुम हाइट को पॉजिटिव लिखोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, यानी तुम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, वो तो नीचे खींची है, तो यहां पे जी को तुम नेगेटिव लिखोगे, तब ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2g, ये याद रखना, ठीक है। तो यही था तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर। और बस तुम कमेंट में बता देनी हुई, कमेंट में क्या क्या तुम्हें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें वापस रिवाइज करना है, पढ़ना है, तो तुम मुझे बता सकते हो ना, मैं तुम्हें वो टॉपिक भी करा दूंगा, ठीक है। जिनको फाउंडेशन का पढ़ना है वो अलग चल रहा है मेरा, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी तुम्हें बेसिक, जो बच्चे IIT वाले हैं, नीट वाले हैं, वो इन टॉपिक्स को पढ़ के अपना बेस मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलो बाय।